Hi, as you already know me, I am Bilal Pasha. ठीक है. I have done MPhil from University of Agriculture, Faisalabad. Uh, After doing my education, I got a pair in 2017 attempt and then in 2018 attempt. और उसके बाद I got allocated in 2018 attempt. और वीडियो स्टक हो रही है, मुझे पता है उसका. ये भी ठीक हो जाती है. और उसके बाद जनाब अल्लाह मैंने कोई 3-4 सरकारी नौकरियां की हैं. आई वर्कड एज ए सब इंस्पेक्टर इन पंजाब पुलिस. आई वर्कड एज असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी इन फाइनेंस डिपार्टमेंट. आई वर्कड एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. ऑडियो अगर बच्चे नहीं होगी ना तो वो आपका अपना इशू है. लेकिन मैं ये कैसे बताऊँ, मैं जनाब पिछली सदी से हूँ, जो सदी गुजर गई है उससे मैं हूँ. ठीक है जी. आई एम फ्रॉम 20th सेंचुरी. और इसलिए मैं बुरा आदमी हूँ थोड़ा, आपने देख लेना है. यार ये कोई ज़ैनब को टाइप करके बताए कि वो किस तरह ऑडियो को ज्वाइन करे. अब बच्चों को कौन बताए कि जनाब ये आपका ज़ाती मसला है, तो ज़ाती मसले को बिलाल पाशा कैसे ठीक करेगा. अच्छा बच्चों, बात ये है कि मैं आपको अनलाइक जिस तरह एक सिस्टम चल रहा है कोई उससे नहीं पढ़ाऊँगा. क्या नाम है इसका, ये जो होता है स्लाइड्स वगैरह से नहीं पढ़ाऊँगा. ठीक है. हमारा जो है हमेशा से ही सिस्टम ये है कि बिल्कुल एक रियल क्लासरूम होगा. ठीक है. मैं आपको जिस तरह बोर्ड पे पढ़ाते हैं उस तरह बोर्ड पे पढ़ाऊँगा. ठीक है. प्रॉपर आपको फ्लो चार्ट से, मैप से, डायग्राम्स बना के पढ़ाऊँगा. ठीक है. और दूसरी बात ये है, आपने कुछ बातें माइंड में रखनी है कि अगर किसी का मसला होगा वॉइस का या क्या नाम है उसका, वीडियो का, तो वो उसका अपना मसला होगा. ठीक है. तो बाकी अगर किसी का कोई जो है, देखो मेरी बात सुनो. अपना माइक बंद कर दिया. अब तुम लोगों को पता चल गया होगा कि हम इसको कैसे करते हैं. अगर सबका मसला आएगा ना तो फ्लड ऑफ टेक्स्ट आएंगे. अगर सबका मसला आएगा ना, अगर मेरी तरफ से कोई मसला होगा तो नंबर ऑफ मैसेज आएंगे, सर वॉइस इशू हो रहा है, सर ये इशू हो रहा है, सर वीडियो को इशू हो रहा है. ठीक है. और अगर आपका अपना मसला है तो आपने उसको खुद एड्रेस करना है. ठीक है. और दूसरी बात ये है कि क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं तो आपने क्या करना है कि सिर्फ वही चीज़ पूछनी है, वही चीज़ पूछनी है जो आपको समझ नहीं आई. ठीक है. एक बात बाकी आपने कोई भी मैसेज नहीं करना. अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मैसेज आपको डिस्टर्ब कर देंगे. कोई चीज़ समझ नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक अच्छी क्वालिटी दी है कि आपको सारा कुछ ही समझ आएगा. लेकिन फिर भी जस्ट इन केस कोई चीज़ नहीं भी समझ आती तो सिर्फ वही बंदा रिप्लाई करेगा जो है, जो हमारा वहाँ पे जिसको इशू हो रहा होगा कोई चीज़ ना समझने में. ठीक है. बाकी जनाब यहाँ पे पहली औलाद और दूसरी औलाद वाला मज़ा नहीं होगा कि आप फ्रीक्वेंटली मुझसे बातें भी कर सकते हैं दरम्यान दरम्यान में. तो ये आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा. तो हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं. एंड बाकी थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी. जी जी, ही इज एलिजिबल, बल्कि उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज जो है ना वो मिलेगा. किसी की टांग टूटी है, किसी की नाक टूटी है तो उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा डिसेबिलिटीज में, बल्कि एक्स्ट्रा एबिलिटीज में. ओके. सो
नहीं, चैट को मैं ऑफ नहीं कर सकता। मैं इसको इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट कर दी ना कि जिसका कोई क्वेश्चन है वो पूछेगा, ठीक है? बाकी जो है ना वो कोई बंदा मैसेज ना करे। बाकी कभी ज़िंदगी में मुलाकात हुई तो गपशप ज़रूर लगाएँगे, ठीक है? और वी स्टार्ट? ओके, वी स्टार्ट। ओके जी, हमारा एक बड़ा अच्छा सा सिस्टम है टीचिंग का। हमारी एक अच्छी सी प्यारी सी स्टूडेंट ने हमें आइडिया दिया था, इकरा ने, कि सर आप स्टैंड यूज़ करें, सो हम स्टैंड यूज़ करते हैं और आपको जो पढ़ेंगे आप, वो आप इस तरह बेहतरीन वे में आपको स्कीमेटिक डायग्राम नज़र आती जाएँगी और हम डायग्रामेटिक वे में पढ़ेंगे। हियर वी गो। ऑलराइट। असल में लास्ट बैच था तो किसी को इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि दोबारा पढ़ाना नहीं था। तो स्टिल पीपल आर कॉलिंग कॉलिंग कॉलिंग, बट अब बस। तो बच्चों ये हमारा होगा व्हाइट बोर्ड, इसको हम यूज हम अलग नाम लेके शुरू करते हैं और हमारा टॉपिक है, हम पढ़ने लगे हैं यूएस हिस्ट्री। अमेरिकन हिस्ट्री, ठीक है? अच्छा जी, आपने देखा कि यहाँ पे मैंने दो लफ्ज लिखे हैं, एक मैंने लिखा है यूएस और एक मैंने लिखा है हिस्ट्री। पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है? हिस्ट्री ये होती है, हिस्ट्री ये होती है कि जनाबे आला आज के बाद आपने किसी भी चीज को अगर डिफाइन करना है तो उसको देखना है कि उसको कौन कौन सी चीजें जो हैं वो बना रही हैं, ठीक है? जब आप किसी चीज के इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे, आप किसी चीज के इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे कि उसको कौन कौन सी चीजें बना रही हैं, तो आपको वो चीज जो है वो डिफाइन करना आसान हो जाएगी। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि हिस्ट्री कुछ की जब भी हम बात करते हैं तो दो चीजें हमारे सामने आती हैं, ठीक है? एक होता है मैन और एक होता है लैंड। ये दो चीजें मिलके हिस्ट्री बनाती हैं। इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इन सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम इसकी डेफिनेशन करें हिस्ट्री की, तो जब भी मैन ने किसी लैंड को कंकर किया, whenever a man conquered any piece of land, तो हिस्ट्री ने जन्म लिया। इंसान ने जब भी किसी भी पार्ट को कंकर किया तो हिस्ट्री ने जन्म लिया, ठीक है? मसलन कुछ लोग थे जो नाइल वैली पे गए, नाइल वैली को कंकर किया, तो यहाँ पे इजिप्शियन हिस्ट्री ने जन्म लिया, ठीक है? इसी तरह कुछ लोग थे जो मक्का को छोड़ के मदीना गए, मदीना की लैंड को कंकर किया, तो इस्लामिक हिस्ट्री ने जन्म लिया। जब हम यूएस हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसके बारे में आपने याद रखना है कि कुछ लोग थे जिन्होंने यूरोप को छोड़ा और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाके बसे।
कुछ लोग थे जिन्होंने यूरोप को छोड़ा और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाके बसे। उससे वहां पे उन्होंने उस लैंड को जाके कंकर किया, तो यहाँ पे यूएस हिस्ट्री ने जन्म लिया। सो आई एम रिपीटिंग कि यहाँ पे हिस्ट्री के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, एक होता है मैन और एक होती है लैंड। और जब भी इंसान ने किसी भी लैंड को कंकर किया तो यहाँ पे हिस्ट्री ने जन्म लिया। अभी हमने सिर्फ एक चीज की बात की है बच्चे। जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, हिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं यूएस की कि यूएस क्या है। आपने सारी जिंदगी यूएस 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 सुना होगा। हम यूएस को भी आज प्रॉपर तरीके से डिफाइन करते हैं कि यूएस क्या है। ठीक है बच्चों, आपने साथ साथ खुद भी लिखते रहना है, खुद भी लिखते रहना है। मैं ये वाले नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। यूएस निकला है, यूएसए की शॉर्ट फॉर्म है। यूएसए क्या है? यूएसए है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, क्या है? स्टेट्स हैं। क्या है? स्टेट्स हैं। कितनी स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स हैं। और वो स्टेट्स कैसी हैं? दे आर यूनाइटेड। और किसकी हैं? दे आर ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। सो इन अमेरिका देर आर, मतलब नाम को भी प्रॉपर अंडरस्टैंड करो, ऐसे नहीं तुक्के लगाने। देर आर स्टेट्स, 50 states that are united and that belong to American continent. अमेरिका के अंदर बच्चों 50 स्टेट्स हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि सर अमेरिका के अंदर तो हमने सुना है कि 51 स्टेट्स हैं। तो अमेरिका के अंदर 51 स्टेट्स नहीं है, अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स हैं। तो 51 क्यों नहीं है? ये वन क्या है? ठीक है वन ये है, वन ये है, वन इज वाशिंगटन डीसी। आपने देखा होगा कि हमारे 4 सूबे हैं, वी हैव 4 प्रोविंसेस और एक हमारा इस्लामाबाद है, जो कि हमारा फेडरल कैपिटल है, लेकिन वो हमारा प्रोविंस नहीं है। इसी तरह जो वाशिंगटन डीसी है वो अमेरिका का कैपिटल है, लेकिन अमेरिका की स्टेट नहीं है। अब हम इसको वाशिंगटन डीसी को भी मजीद ब्रेक करते हैं कि यार ये वाशिंगटन डीसी गए। तो वाशिंगटन इज फ्रॉम जॉर्ज वाशिंगटन। ओके, एंड हु इज दिस जॉर्ज वाशिंगटन? जॉर्ज वाशिंगटन वाज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट। एंड व्हाट इज दिस डीसी? दिस डीसी is District of Columbia. Okay, and what is this Columbia then? This Columbia is from Christopher Columbus.
जी सिद्रा, क्या रिक्वेस्ट है? And who was this Christopher Columbus? The first person who went to America, who discovered America. This guy is known as Christopher Columbus. तो अभी तक हमने क्लियर कर लिया कि हमारी यूएस हिस्ट्री की अभी जो हम दो वर्ड्स देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, हमने सारा कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया। बच्चों, आपको मैंने दो लिंक भी शेयर किए थे वीडियोस के। हम जब भी मैप देखते हैं, हमें एक तो वर्ल्ड मैप बनाना नहीं आता। गुड़िया, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं जब ये शेयर करूंगा तो बिल्कुल आपको तरतीब में शेयर होगा। आपने परेशान नहीं होना, बस मेरे होते हुए आपने परेशान नहीं होना। डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन लेक्चर, लीव एवरीथिंग ऑन मी। कौन सी बुक्स हैं, कैसे शेयर करूंगा मैं, लीव एवरीथिंग ऑन मी। ये बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ना कि ये बिल्कुल आपको एक रियल क्लासरूम का एक्सपीरियंस होगा। बच्चों, आई एम बिलाल पाशा, मजाक। अच्छा, वर्ल्ड मैप किस तरह बनाते हैं कि ये ऐसे, शराज फालतू मैसेज नहीं बचे, ये ऐसे आपने बनाना है। इधर हमेशा ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। इसके साथ आपने ना पता क्या करना, बड़ा आसान सा तरीका ये होता है कि ये एंड हो रहा है यहाँ पे, इससे थोड़ा सा ऊपर कर, थोड़ा सा ऊपर ऐसे एक नोक बनाएं, उस नोक को लेके जाएं ऐसे, और इस डुंडी को लेके ऊपर करके इसको ऐसे मिला दें। ये आपका बन जाएगा अफ्रीका, और यहाँ पे आपका बन जाएगा अरेबियन पेनिनसुला, और यहाँ पे आपका बन जाएगा इंडिया। इसी तरह यहाँ से आपका सारा बन जाएगा यूरोप, और यूरोप एंड होगा उधर रशिया पे जाके, और ये यहाँ पे आपका आ जाएगा जापान, यहाँ पे आ जाएगा आपका श्रीलंका, यहाँ पे आ जाएगा मेडागास्कर, यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्रीनलैंड, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका न्यूजीलैंड। ये आपका बेहतरीन खूबसूरत जो है ना वो वर्ल्ड मैप बन गया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एंड देन एशिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड ना, न्यूजीलैंड है साथ में। अब मुझे हमें 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 इस पूरे में, हमें इस पूरे मैप में हमें किस पे फोकस करना है? हमें इस नॉर्थ अमेरिका पे फोकस करना है। हमारा कंसर्न इस नॉर्थ अमेरिका से है। ठीक है, तो हम फिर नॉर्थ अमेरिका को अलग बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं नॉर्थ। अब नॉर्थ अमेरिका में तीन मेन कंट्रीज हैं। देयर आर थ्री मेन कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका। द वन इज कनाडा, ऊपर सबसे, और कनाडा के बाद है यूएस ए, और नीचे है मैक्सिको। ओके, अगर आपने मेरी वो जो दो वीडियोस मैंने आपको शेयर की थी, तो आपने देखा होगा कि यूरोप के और इधर इधर भी, इधर एक जो है वो क्या है, समंदर है, और इधर भी एक समंदर है। इधर एक समंदर है और इधर भी एक समंदर है। जो यहाँ पे ओशन है, दिस ओशन इज नोन एज पैसिफिक ओशन, और जो यहाँ पे ओशन है, दिस ओशन इज नोन एज अटलांटिक ओशन। पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। इसमें से मैंने जो नॉर्थ अमेरिका को अलग किया है सिर्फ, उसमें भी इधर क्या होगा, अटलांटिक ओशन, और इधर क्या होगा यहाँ पे हमारा पैसिफिक ओशन।
हम हाँ सारी जिंदगी पाकिस्तान अफेयर पढ़ते हैं, पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी क्लियर नहीं होता कि पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, पाकिस्तान के साउथ में क्या है, पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है। अब आप मेरी बात सुनो। अब मैं यहाँ पे हमने क्या बनाया था, नॉर्थ अमेरिका बनाया था। नॉर्थ अमेरिका में ऊपर कौन था, कनाडा, नीचे कौन था, यूएस, और नीचे कौन था, मैक्सिको था। ठीक है, और इधर ओशन था अटलांटिक ओशन, और इधर ओशन था पैसिफिक ओशन। अब अगर इसमें से मैं सिर्फ यूएस को निकालता हूँ, इसमें से मैं सिर्फ यूएस को निकालता हूँ, तो यूएस का मैप बच्चों आपने ये एक लाइन सीधी लगानी है, थोड़ा सा दरमियान में कम देना है, उसके बाद यहाँ पे ग्रूव देना है और इसको थोड़ा ऊपर लेके जाना है, एक कान बना देना है। फिर आपने क्या करना है, ये लाइन बिल्कुल सीधी लेके आनी है, यहाँ पे एक कान बना देना है, फिर सीधा ना एक ग्रूव देना है, फिर दूसरा ग्रूव और एक कान यहाँ पे बना देना है। यहाँ पे एक फॉल्ट बना के ये आपने ऐसे मिला, ये आपका यूएसए का मैप बन जाएगा। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि यूएसए के अगर हमने डायमेंशन लगाए तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। अब मुझे बताओ कि यूएस के नॉर्थ में क्या होगा, डेफिनेटली कनाडा। यूएस के साउथ में डेफिनेटली मैक्सिको, यूएस के ईस्ट में डेफिनेटली अटलांटिक, एंड यूएस के वेस्ट में डेफिनेटली पैसिफिक। वेल, वी गॉट इट। उसके बाद हमने ये देखना है कि जिस तरह एशिया में एक माउंटेन सीरीज है, उसको हम कहते हैं हिमालय, जिस तरह यूरोप में एक माउंटेन सीरीज है, उसको हम कहते हैं एल्प्स। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका में एक माउंटेन सीरीज है जिसको हम कहते हैं रॉकीज, और इसी तरह साउथ अमेरिका में एक माउंटेन सीरीज है जिसको हम कहते हैं एंडीज। ओके, अब नॉर्थ अमेरिका में माउंटेन सीरीज कौन सी है, रॉकीज। मतलब ये नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ पे पूरी एक माउंटेन सीरीज चलती है, वो कौन सी है, रॉकीज। हमने कहा कि नॉर्थ अमेरिका में माउंटेन सीरीज है रॉकीज, ठीक है। और यूएस कहाँ पे है, यूएस भी नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज है और यूएस भी नॉर्थ अमेरिका में है, तो भाई फिर जाहिर बात है ना, यहाँ पे भी एक माउंटेन सीरीज होगी अमेरिका के अंदर, तो इस माउंटेन सीरीज का नाम क्या होगा फिर, अल्टीमेट बात है रॉकीज। और इसी तरह यहाँ पे इस तरफ यूएस के एक माउंटेन सीरीज है, एंड दिस माउंटेन सीरीज इज नोन एज एपालाचियन माउंटेन, ठीक है। और यूएस के यहाँ सेंटर में एक वैली है, एंड दिस वैली इज नोन एज मिसिसिपी वैली। सो अब हम अगर यूएस को डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू द रीजन्स,
तो यूएस के 5 जो हैं वो यहाँ पे रीजन्स बनते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको ये रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएँगे। देखो, ये माउंटेन है फ़र्ज़ कर लो और ये ओशन है। ये माउंटेन है और उसके साथ ही ओशन है। तो ये बन रही है यहाँ पे आपकी स्लोप। इसको उल्ट कर लो कि ये माउंटेन है और ये ओशन है, तो ये क्या बन रही है? ये बन रही है आपकी स्लोप। ठीक हो गया? अब क्या है? अब क्या होगा? अब क्या होगा कि कि अगर हम यूएस के हवाले से इसको देखें, यूएस के हवाले से इसको देखें, तो ये माउंटेन है और ये स्लोप बन रही है। अब यहाँ पे ये देखें, ये माउंटेन है और ये ओशन है, तो यहाँ पे स्लोप बनेगी, ये सारा एरिया स्लोप ही है। तो इसको इस ओशन की मुनासबत से हम कह देंगे अटलांटिक स्लोप। और यहाँ पे भी ये जो है वो माउंटेन है और ये ओशन है, तो यहाँ पे भी एक स्लोप बनेगी जिसको हम कहेंगे पैसिफिक स्लोप। और दरमियान में जहाँ पे ये रिवर चलेगा मिसिसिपी, वो अपनी एक वैली बनाएगा। दिस वैली इज नोन एज मिसिसिपी वैली। यहाँ पे प्लेन्स होंगे, मैदान होंगे यहाँ पे। एंड दिस इज रॉकीज माउंटेन एंड दिस इज अपलाशियन माउंटेन। इट मीन्स अगर हम इन पांचों के नाम लिखना चाहें तो हमारा पहला रीजन कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक स्लोप, दूसरा पैसिफिक स्लोप, तीसरा मिसिसिपी वैली, चौथा रॉकीज हाईलैंड और पांचवा अपलाशियन हाईलैंड। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो फर्स्ट वन इज अटलांटिक स्लोप, द सेकंड वन इज पैसिफिक slope. The third one is Mississippi Valley. And the fourth one is Rockies Highland. And fifth one is Appalachian Highlands. हिना देखो बच्चा, जब इंडस रिवर ऊपर से नीचे आता है और इंडस रिवर अपनी मुख्तलिफ ट्राइब्यूटरीज में डिवाइड हो जाता है, तो वो नीचे कौन सी वैली बनाता है हिना? वो अपनी इंडस वैली नहीं बनाता। इसी तरह यहाँ पे मिसिसिपी वैली, मिसिसिपी रिवर जब ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ पे मुख्तलिफ ट्राइब्यूटरीज में डिवाइड होके एक वैली बनाता है जिसको मिसिसिपी वैली कहते हैं। ठीक है? तो अब अगर आपको ये लिखना पड़े कि ये एरियाज कहाँ पे हैं, तो आपको कोई मसला ही नहीं होगा इनकी ज्योग्राफी लिखने में। देखो, अगर वो पूछे कि अपलाशन, ये जो है ये वाला अटलांटिक स्लोप कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहें कि अटलांटिक स्लोप अपलाशन से हाईलैंड से लेके अटलांटिक ओशन फ्रॉम हाईलैंड टू अटलांटिक ओशन, फ्रॉम अपलाशन
अब देखो, अब वीडियो मैंने जानबूझ के स्टक की है, तो चेक कर लो कि ये कितने जो है ना वो मैसेजेस आ गए हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपने यही फार्मूला याद रखना है कि अगर किसी एक का मसला होगा तो क्या होगा कि सिर्फ एक का मसला होगा, सिर्फ एक का मैसेज आएगा। अगर इस तरह सारे इकट्ठे मैसेजेस आएंगे ना तो फिर आपने समझना है कि कोई मसला हो गया है। अब रूल क्लियर हुए। अब बार बार ये ना मैसेज आया करेगा यार सर ये वीडियो स्टक हो गया, वीडियो स्टक हो गया। तो भाई वो मेरी तरफ से मसला नहीं होता। अगर मेरी तरफ से मसला होगा तो 25-30 इकट्ठे मैसेजेस आएंगे। ये मजाक जरूरी है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा, अब ये थोड़ी सी ब्लर है, ये भी ठीक हो जाएगी क्योंकि मैंने एक कॉल में दी, ये भी ठीक हो जाती है। द नेक्स्ट इज पैसिफिक स्लोप। अब पैसिफिक स्लोप पहले हमने गुड़िया पढ़ा, हमने पढ़ा अटलांटिक स्लोप कहाँ से कहाँ तक है। हमने कहा अटलांटिक स्लोप कहाँ से कहाँ तक है, तो भाई हमने यहां से देख लिया, हमने यहां से देख लिया। ठीक है, अब अटलांटिक स्लोप कहाँ से कहाँ तक है। अटलांटिक स्लोप यहाँ पे अपलैशियन हाईलैंड से लेके अटलांटिक ओशन तक है। यहाँ पे अपलैशियन हाईलैंड से लेके अटलांटिक ओशन तक, क्योंकि यहाँ पे हमारा अटलांटिक ओशन है ना। होप सो आप लोगों को क्लियर होगा ये पॉइंट। वीडियो भी ठीक हो जाती है, ये ब्लर है थोड़ी सी। ओके, इसी तरह यहाँ पे ये जो पैसिफिक स्लोप है ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये देख लें आप। ये इधर रॉकीज से लेके इधर पैसिफिक तक। ठीक है, तो ये रॉकीज हाईलैंड से लेके पैसिफिक ओशन तक। मिसिसिपी वैली कहाँ पे है, वैली इन दो पहाड़ों के दरमियान है, बिटवीन रॉकीज हाईलैंड एंड अपलैशियन हाईलैंड। ठीक है, बिटवीन रॉकीज हाईलैंड एंड अपलैशियन हाईलैंड। और बाकी रॉकी आइलैंड और जो अपलैशियन हाईलैंड्स हैं ये सिंपल जो हैं वो पहाड़ हैं, इनके बारे में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। यस आई नो इट इज ब्लर, लेकिन समझ आ रही है ना, ये भी ठीक हो जाती है, बैंडविड्थ वगैरह का शो होता हो जाती है ठीक है। अभी यार इतने नाजुक ना बनो, थोड़ी थोड़ी जो है ना वो बर्दाश्त कर लो, कुछ नहीं होता। अच्छा, अब जो स्लोप होती है यहाँ पे एग्रीकल्चर तो होती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती, मॉडरेट किस्म की एग्रीकल्चर होती है। इसी तरह स्लोप में भी एग्रीकल्चर तो होगी लेकिन कैसी होगी, मॉडरेट किस्म की एग्रीकल्चर होगी, ज्यादा अच्छी नहीं होगी। हाँ, मिसिसिपी वैली में यहाँ पे बम्पर प्रोडक्शन होगी, जबरदस्त किस्म की एग्रीकल्चर होगी। ठीक है, सुपर एग्रीकल्चर होगी यहाँ पे। और जहाँ पे पहाड़ होंगे, जहाँ पे पहाड़ होंगे, ये जो रॉकीज हाईलैंड हमने लिखा है या नीचे अपलैशियन हाईलैंड लिखा है, वहां पे एग्रीकल्चर तो नहीं होगी लेकिन वहां पे मिनरल्स होंगे, वहां पे क्ले होगा और वहां पे ऑयल होगा। यहाँ पे भी मिनरल्स होंगे, क्ले होगा, ऑयल होगा। ठीक है पुत्री, अब ये सारी बात आपको पढ़ाने का मकसद क्या है। ये सारी बात आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि आपने दो कंसेप्ट्स जो हैं वो सुनने होंगे, जिसमें एक कंसेप्ट हमारे पास होता है फॉरेन पॉलिसी और एक हमारे पास कंसेप्ट होता है डिप्लोमेसी।
अब फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी में पहले हम फर्क समझ लेते हैं, ठीक है? नहीं असदुल्ला, रॉक्स में तो सेम ही चीजें होती हैं ना यार। अच्छा, इनमें फर्क क्या होता है? फॉरेन पॉलिसी ये होती है, नहीं कोई फर्क नहीं है। फॉरेन पॉलिसी ये होती है कि ए ने बी के साथ कैसे रिलेशनशिप रखने हैं। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। अगर वो रिलेशनशिप पॉजिटिव रखने हैं, तो आप उनके साथ ट्रेड करेंगे, आप उनके साथ कल्चरल डायलॉग्स करेंगे, आप उनके साथ सोशल डायलॉग्स करेंगे, आनियाँ होंगी, जानियाँ होंगी, कुपियाँ होंगी, टोन होगा, माहौल होगा। और अगर आपने उनके साथ नेगेटिव रिलेशन रखने हैं, तो आपके उनके साथ वॉर होगी, आपके उनके साथ ट्रेड जो है वो नहीं होगी, और आप उनके साथ कोई भी उनके साथ आपका सोशो कल्चरल लिंक जो है वो नहीं होगा। अब बड़ी ये खूबसूरत सी बात है कि रिलेशनशिप और फिर रिलेशनशिप को अचीव करने के लिए रिलेशनशिप को अचीव करने के लिए मीन्स, तो ए के बी के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे, ये होती है फॉरेन पॉलिसी। और अगर वो रिलेशनशिप नेगेटिव होंगे तो उसके लिए ही जो सारा कुछ होगा, और अगर वो रिलेशनशिप पॉजिटिव होंगे तो ये जो सारा कुछ होगा। इट मीन्स दैट मीन्स टू अचीव फॉरेन पॉलिसी, इसको हम क्या कहेंगे? डिप्लोमेसी कहेंगे। मीन्स टू अचीव फॉरेन पॉलिसी इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। अब मेरे पुत्री सिंपल सी बात ये है, अगर आप गरीब होंगे, अगर ए गरीब होगा, ए के पल्ले कुछ नहीं होगा, तो बी का दिल करेगा, कभी इसको चपेड़े मारेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। अगर ए अमीर होगा तो बी जरा तमीज से बात करेगा, इक्वल टर्म से बात करेगा, बल्कि ए जो है वो बी के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा। इसको वापस लेके जाओ अमेरिका पे। हमने देखा कि यार अमेरिका का क्लाइमेट जबरदस्त, अमेरिका के पास नेचुरल रिसोर्सेज जबरदस्त, अमेरिका के पास जियोग्राफी जबरदस्त, अमेरिका की जियोग्राफिकल लोकेशन जबरदस्त, अमेरिका की टोपोग्राफी जबरदस्त, अमेरिका की एग्रीकल्चर जबरदस्त, अमेरिका की टेक्नोलॉजी जबरदस्त। अब इस सब की वजह क्या है? इस सब की वजह ये है कि भाई उसकी लैंड के अंदर माउंटेन्स भी हैं, उसकी लैंड के अंदर प्लेन्स भी हैं, उसकी लैंड के अंदर स्लोप भी है। दूसरा, वो दोनों तरफ से क्या है? फ्रेंड्स हैं उसके, दुश्मन नहीं बैठे हुए जिनके साथ उसको लड़ना है। टोपोग्राफी ये होता है कि कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन है, क्लाइमेट भी जबरदस्त। तो ये सारी चीजें उसको क्या करती हैं? उसको अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करने में हेल्प आउट करती हैं। यही वजह है कि अमेरिका आज दुनिया का क्या है? चौधरी है। वो जैसे चाहता है वो वैसे रिएक्ट करता है। कहते हैं मैंने तस्वीर ली, कहता तुम इतने प्यारे नहीं हो, बस तुम ना ओप्पो के कैमरे से ना तुमने फिल्टर लगा के तुम्हारी तस्वीर अच्छी आ गई। उसने कहा उल्लू के पट्टे, ओप्पो के कैमरे का कमाल है, लेकिन मेरे अपने बूथे में भी कोई चीज है तो तब मेरी तस्वीर खूबसूरत आई है। वो चौधरी है, उसकी दुनिया में सेन है,
लेकिन उसके पल्ले भी कुछ है। तो वर्ल्ड पावर बनने के लिए अनलेस आपके पल्ले में कोई चीज ना हो तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पल्ले सब कुछ हो, एट डोमेस्टिक लेवल यू आर स्ट्रॉन्ग, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और पुत्र इंटरेस्टिंग बात ये है, मैंने तुम्हें यूएस के कॉन्टेक्स्ट में आईआर की इतनी बड़ी साइंस समझा दी है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी किन किन एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रही होती है। दे आर एक्चुअली एलिमेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अगर फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन आता है तो आप यूएस की कंट्री को बेस बना के पूरी फॉरेन पॉलिसी का कच्चा चट्टा निकाल सकते हैं, ए टू जी कर सकते हैं। चौकस हो गया। एक साइंसदान था। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था मैसेज नहीं करने आज, नहीं करने आज मैसेज, यस भी नहीं कहना, बस सवाल पूछना है। मैंने अज्यूम कर लिया कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने फर्ज कर लिया कि लेक्चर इज गोइंग जबरदस्त। सिर्फ सवाल पूछने हैं, ठीक है? सिर्फ सवाल पूछने हैं। जी, बेसिकली दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर टू। अच्छा, अब हम आते हैं एक इम्पोर्टेंट बात की तरफ। एक साइंसदान था जिसका नाम था एल्फ्रेड वैगनर। एल्फ्रेड वैगनर ने एक दफा एक थ्योरी दी जिसको कहते हैं टेक्टोनिक ड्रिफ्ट थ्योरी। यार मैं अल्लाह की जात से डर के कह रहा हूँ कि तुम 8 दिन मुसलसल अपने सारे काम छोड़ दो, सिर्फ यूएस पे फोकस कर लो और रोजाना लेक्चर के बाद इन्हीं लेक्चर्स को रिवाइज कर लो। आई कैन गारंटी यू कैन गेट 80 प्लस मार्क्स इन यूएस। अब इंशाल्लाह नहीं कहना, बस इंशाल्लाह दिल में कह लेना। तो ऐसी टेक्निक ये बताइए कि 8 दिन हमारे लेक्चर्स हैं, 8 दिन फोकस कर लो यूएस हिस्ट्री पे, छोड़ दो सारे काम, एंड यू विल ऑल द वे इनटू यूएस हिस्ट्री। उसने थ्योरी दी टेक्टोनिक ड्रिफ्ट थ्योरी। उस थ्योरी के मुताबिक ये था कि कभी ये जो दुनिया है ये इस तरह, जिस तरह प्लेट्स में डिवाइडेड है, जिस तरह टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है, इस तरह टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड नहीं थी। ओके, तो क्या था? दुनिया इकट्ठी थी, एक सुपर कॉन्टिनेंट था और उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। वो साइंसदान कहता है कि फिर क्या हुआ कि उन टेक्टोनिक प्लेट्स में ड्रिफ्ट आया और ये प्लेट इधर को मूव कर गई और ये प्लेट इधर को मूव कर गई। ठीक है हसन, ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट नहीं थी वीडियो वाली। मैं बार बार बताता हूँ कि मेरा लेक्चर्स रिकॉर्डिंग वीडियो मेरी ये आपके साथ कमिटमेंट नहीं है। ये प्लेट इधर को चली गई और ये प्लेट इधर को चली गई। अब इधर बचा अमेरिकन कॉन्टिनेंट। हाँ, एक आपको मशवरा है कि जैज़ का नेट बहुत अच्छा है, मैं भी वही यूज करता हूँ। आप पैकेज लगवा लें एक हफ्ते के लिए, दैट वुड डू अ ग्रेट जॉब। पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था अब्दुल्ला, एक सुपर कॉन्टिनेंट था। पहले एक दुनिया सुपर कॉन्टिनेंट थी, इस तरह डिवाइडेड नहीं थी जिस तरह आज डिवाइडेड है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। उसने थ्योरी दी टेक्टोनिक ड्रिफ्ट थ्योरी। उसने कहा कि कभी दुनिया इकट्ठी थी, एक सुपर कॉन्टिनेंट थी जिसको पेंजिया का नाम दिया उसने। इकट्ठी थी, डिवाइडेड नहीं थी। फिर क्या हुआ कि प्लेट्स डिवाइडेड हो गई, ये वाला पहाड़ इधर को चला गया, ये वाला पहाड़ इधर को चला गया, जिसके अंदर अफ्रीका, एशिया और यूरोप आते हैं। अब मोर इंटरेस्टिंग बात इस सब के अंदर ये है, वेरी इंटरेस्टिंग बात इस सब के अंदर ये है कि अप टिल 1492 इस पार्ट को नहीं पता था कि यहाँ पे कोई दुनिया आबाद है, और इस पार्ट को नहीं पता था कि यहाँ पे कोई दुनिया आबाद है। मतलब आप हैरानगी की बात ये देखो कि 1492 से पहले
ऐसे अंधेरा था। उनको लगता था कि दुनिया सिर्फ इधर है। यूरोप वालों को लगता था कि बस सिर्फ यही दुनिया है, और इनको लगता था कि बस सिर्फ यही दुनिया है। इस पार्ट का पता ही नहीं था। इसकी मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कॉर्न से। कॉर्न कहते हैं छली को, मकई को। अब जो मकई है वो नेटिव थी अमेरिका की, अमेरिका में ग्रो की जाती थी। तो 1492 से पहले इधर जो है इस दुनिया को पता ही नहीं था कि यहाँ पे भी कोई दुनिया बाद है या नहीं है। इसलिए यहाँ पे छली का पता नहीं था कि छली क्या होती है। मतलब जो हमारे बेचारे बुजुर्ग थे उनको पता नहीं था कि पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देखने का क्या स्वाद आता है। लेकिन खैर उस टाइम मूवी भी नहीं थी, डोंट वरी। घोड़ा, हॉर्स, अमेरिकन को पता ही नहीं था 1492 से पहले कि हॉर्स भी कोई चीज होती है। क्यों? क्योंकि हॉर्स इज नेटिव टू एशिया एंड यूरोप। वहां तो बाइसौन होते हैं, बड़े बड़े एनिमल होता है, पता ही नहीं था। तो थिंग इज कि 1492 में ऐसा क्या हुआ, 1492 में ऐसा क्या हुआ कि इधर वाले पोर्शन को पता चला कि उधर दुनिया बाद है, और उधर वाले पोर्शन को पता चला कि उधर दुनिया बाद है। और नेक्स्ट टॉपिक इज रीजंस ऑफ अमेरिकन कॉलोनाइजेशन, कि अमेरिकन की कॉलोनाइजेशन कैसे हुई, कौन कौन सी वजूहात थी। मेरी पुत्री, सीन ये है कि 1453 में एक बंदा था, बड़ा मशहूर व मरूफ। आजकल तुम औरतों को देख 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 के ना उसके नाम से जरूर वाकिफ हो चुके होगे। उसका नाम था सुल्तान महमद सेकंड। सुल्तान महमद सेकंड। ओके। सुल्तान महमद सेकंड ने क्या किया? सुल्तान महमद सेकंड ने ये किया कि उसने उसने ये जो यूरोप है इसके सेंटर में एक मुल्क आता है टर्की, और टर्की में एक शहर है कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हम बचपन में कहते थे कि तू मैंने कुस्तुनतुनिया लिख के विखा तो फिर मैं मानांगा कि तेरी उर्दू अच्छी है कि नहीं है। कुस्तुनतुनिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया पे कब्जा कर इन 1453। सिदरा मैंने ये बताया है कि इन 1453 सुल्तान महमद फातेह ने तुर्की के कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया। ठीक है। जब उसने कब्जा कर लिया जब उसने कब्जा कर लिया तो सीन ये हुआ कि यूरोपियंस जो रास्ता यूज करते थे जो रास्ता यूज करते थे एशिया जाने के लिए, उसने वो रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया। ओके। जब रास्ता ब्लॉक हुआ तो यूरोपियंस का इधर यूरोप से एशिया का रास्ता क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि रास्ते में क्या आ गया? रास्ते में अबू जान आ गए हैं, सुल्तान महमूद महमद आ गए। अब दो तरीके थे, या तो टर्की की टर्म्स पे राजी हो जाएं, लेकिन टर्की की टर्म्स पे कैसे राजी हो जाएं? टर्की टैक्स लेता है भाई, नहीं राजी हो सकते। फिर क्या करें? फिर कोई न्यू रास्ता ढूंढे, ओके। न्यू रास्ता क्या ढूंढे? ही वाज ऑटोमन। यार तुमने इसका नाम ही नहीं सुना, ऑटोगल नहीं देखा? ऑटोमन। ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा किया था जब रोमन एम्पायर पे, तो उन्होंने रोमन एम्पायर से, सॉरी ये एग्जैक्ट एम्पायर है बाइजेंटाइन एम्पायर, तो इन्होंने बाइजेंटाइन एम्पायर से ये ले लिया था।
नहीं बच्चे, आपने लिखना साथ साथ है, आपको बड़ा बेनिफिट होगा, लिखना ना छोड़ना, ठीक है? मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप में, लेकिन लिखते भी रहना आप लोग। अच्छा, अब आपने ये देखा यहाँ पे, आपने ये देखना है यहाँ पे कि ये रास्ता जो है ये हो गया बंद। अब जब ये रास्ता बंद हुआ तो बड़ी टेंशन हुई कि यार अब कैसे जाएं, अब कैसे जाएं? मैं रिपीट करता हूँ, देखो देखो, सुल्तान महमूद था ऑटोमन एम्पायर से, सुल्तान महमूद ने बाइजेंटाइन एम्पायर से ये कब्जे में ले लिया कॉन्स्टेंटिनोपल, और यूरोपियंस का रास्ता टुवर्ड्स एशिया बंद कर दिया। अब क्लियर हुआ? मोहसिन अमीन, हफ्सा अशरफ, अक्सा शहजादी, क्लियर है? ओके। अब जब ये रास्ता बंद हुआ, तो बड़ी टेंशन हुई कि यार अब क्या करें, ये तो बड़ी टेंशन हो गई थी। अब इस टेंशन को खत्म करने के लिए उन्होंने सोचा कि यार दुनिया है गोल, दुनिया क्या है? गोल है। और अगर हमने एशिया जाना है, तो अगर हम बजाय इधर जाने के इधर चले जाएं, तो घूम के हम किधर आ जाएंगे? एशिया में आ जाएंगे। ये मैं आपको, ये है दुनिया का मैप, ये मैंने गूगल अर्थ खोला हुआ है, ये आप देख रहे हैं अफ्रीका है, ये अफ्रीका सारा, उसके साथ ऊपर अरेबियन पेनिनसुला, और ये आपका सारा एशिया है, ठीक है? अगर आप इधर घुमाएं तो ये आ जाता है अमेरिका, ऊपर देखें कनाडा, नीचे यूएसए, उससे नीचे मैक्सिको, और मैक्सिको से नीचे ये देखें, ये साउथ अमेरिका, ये ब्राजील, और ये सारा कुछ। मैंने आपको ये बताया कि 1492 से पहले और ये दरमियान में अंधेरा था, उनको पता ही नहीं था कि इधर को दुनिया आबाद है या नहीं है। अब सीन यहाँ पे ये हुआ, ये है यूरोप, ये यहाँ पे यूरोप है। उन्होंने कहा कि अगर हम पहले एशिया कैसे जाते थे, इस यूरोप से निकले, पहले एशिया कैसे जाते थे, इस यूरोप से निकलते थे, ये यूरोप है, यूरोप से निकल के यहाँ पे इधर आ जाते थे एशिया में, ये नीचे एशिया हो गया। अब सीन ये हुआ कि दरमियान में यहाँ पे कौन आ गया? अब्बू जान तशरीफ ला चुके हैं, टर्की आ गए, ये रास्ता क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। अब इन्होंने सोचा कि नया रास्ता ढूंढते हैं, उनको लगता था कि दुनिया गोल है, और अगर हम इधर जाने की बजाय इधर जाएं तो हम घूम के कहाँ पे आ जाएंगे? ये क्या आ गया? घूम के क्या आ गया? एशिया आ गया। आई एम रिपीटिंग। उन्होंने कहा कि ये यूरोप है, बजाय इधर जाने के, क्योंकि ये रास्ता बंद हो गया, अगर हम इधर से इधर घूमेंगे तो ये क्या आ जाएगा? एशिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दरमियान में इस अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पता ही नहीं था। फिर क्या हुआ? सीन ये हुआ फिर कि जब वो न्यू रास्ता ढूंढ रहे थे, और क्रिस्टोफर कोलंबस जब यहाँ पे नया रास्ता ढूंढने के लिए इधर से इधर आ रहा था, तो उसको रास्ते में क्या मिला? उसको रास्ते में अमेरिका मिला। तो हमारी पहली हेडिंग बनेगी फाइंडिंग ऑफ न्यू ट्रेड रूट। आपने सारी जिंदगी सुना होगा सर एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है। ये है इसका एनालिसिस। अब ये हेडिंग है, अब इसका एनालिसिस कैसे बनेगा? अब मुझे सिंपल से ये बात सोचो, बल्कि ये बेशक तुम कमेंट भी कर सकते हो, मुझे ये बताओ कि कोलंबस अमेरिका दरियाफ्त करने जा रहा था? कोलंबस अमेरिका दरियाफ्त करने जा रहा था? नहीं। कोलंबस क्या करने जा रहा था? कोलंबस न्यू ट्रेड रूट ढूंढने जा रहा था। अब इसका एनालिसिस क्या है? हिस्ट्री में हर
हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से लिंक्ड है, हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से लिंक्ड है, और उस लिंकिंग करने को सिंपली एनालिसिस कहते हैं। अब ये तो सब लिखेंगे, ये तो सब लिखेंगे कि न्यू रूट एक्सप्लेन ट्रेड, न्यू ट्रेड रूट फाइंड आउट करने का, लेकिन आप लिखोगे क्यों न्यू ट्रेड रूट क्यों फाइंड करना है? उसकी रीजन क्या आएगी? उसकी रीजन ये है कि इन 1453 सुल्तान मोहम्मद सेकंड टुक ऑफ ऑटोमन एम्पायर, सुल्तान मोहम्मद सेकंड ऑफ ऑटोमन एम्पायर took Constantinople from Byzantine Empire. सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1453 में बाइजेंटाइन एम्पायर से कुस्तुनतनिया का कब्जा कर लिया, और यूरोपियंस का वो जो ट्रेडिशनल रास्ता था एशिया जाने के लिए वो इसने रोक दिया। फिर इसका लिंक बनाओ कि उस टाइम किंग्स ने सोचा कि कोई नया रास्ता दरियाफ्त करते हैं, और उन्होंने कहा कि दुनिया गोल है, अगर हम इधर से घूम के इधर जाएंगे। कैलकुलेशन उनकी ठीक थी, कैलकुलेशन उनकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मसला क्या था कि उनको पता नहीं था। और जब वो न्यू रास्ता ढूंढने लगे तो बिटवीन देम दे फाउंड दिस न्यू वर्ल्ड, एंड दिस इज द फर्स्ट रीजन ऑफ अमेरिकन कॉलोनाइजेशन। चौकस हो गया बच्चों? ओके है। ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, शमस साहब, ऑटोमन एम्पायर नहीं, ये मेन रीजन नहीं है, ये वन ऑफ द रीजन है, वन ऑफ द रीजन। मैंने आपको जनाब आज 10-12 रीजन बता देनी है। मेरा आपसे ये वादा है कि मैं आपको यूएस हिस्ट्री इस तरह तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो मेरे लेक्चर से अटेम्प्ट होगा। मैं आपको इतना डाटा प्रोवाइड किया करूंगा, इतना पढ़ाया करूंगा कि आपका पूरा क्वेश्चन मेरे लेक्चर से अटेम्प्ट हो जाया करेगा इंशाल्लाह। अक्सा अभी ब्रेक पे पाँव रखो, जितना पढ़ाया है बस उसमें से सवाल करना है, आगे आगे नहीं पूछना, ठीक है यार? कॉलोनाइजेशन होता है किसी को कॉलोनी बनाना, कॉलोनाइजेशन होता है कॉलोनी बनाना। जिस तरह यूके ने हमारे पाकिस्तान और इंडिया को क्या किया था? कॉलोनाइज किया था। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कॉलोनाइजेशन। ठीक है अरमगान अब्बासी साहब, बिल्कुल ही आप तो नर्सरी क्लास से उठ के आ गए हैं। यार मेरे छोटे छोटे मजाकों से ना नाराज नहीं होना, ये मेरी थोड़ी आदत है। अच्छा जी, अब आपने ये देखना है कि दूसरी वजह क्या थी। दूसरी वजह ये थी कि आपने एक बंदे का नाम सुना होगा, और उस बंदे का नाम आपने हमेशा याद रखना है। उस बंदे का नाम था जोहेन्स गुटेनबर्ग। 1440। इसने क्या किया? जोहेन्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इजाद की, चाइना में सबसे पहले हुई। इसने इसको मजीद रीडिफाइन किया, और इसकी प्रिंटिंग प्रेस रेवोल्यूशन लेके आई। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि बुक्स जो हैं, बुक्स वो किंग और क्वीन की प्रेस्टीज कंसीडर की जाती थी, और साथ में पोप की। इन 3 बंदों के अलावा बुक्स को कोई एक्सेस नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि बुक्स हैंड से लिखी जाती थी, और बुक्स महंगी होती थी, इसलिए कॉमन मैन बुक्स को एक्सेस नहीं कर सकता था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि आपने बड़ा नाम सुना होगा मुसलमान साइंसदानों के, तो साथ में यही सुना होगा कि वो बादशाहों की लाइब्रेरियों में जाके तालीम हासिल करते थे। क्यों? क्योंकि कॉमन मैन के पास बुक नहीं होती थी। जी आमना नसीर अनम, क्या रिक्वेस्ट है?
अच्छा, एक दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर किसी का डिस्कनेक्ट हो गया है तो प्लीज उसने कोशिश करनी है कि वो बाद में नोट से और नेट से खुद ही अंडरस्टैंड करे, क्योंकि एक बंदे के लिए रिपीट करना 199 के बाकियों का नुकसान है। तो आई डू अपोलॉजीज, मेरी इस लिमिटेशन को प्लीज आपने समझना है। आपका डिस्कनेक्ट हो गया तो जहां से आया है वहीं से आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करें, और जो मिस हुआ वो फिर नेट से आपने देख लेना, क्योंकि आपको नोट्स तो मिल जाएंगे। अच्छा, बुक्स जो हैं वो किंग और क्वीन की प्रेस्टीज कंसीडर की जाती थी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मुसलमान बादशाह जो हैं वो क्या करते थे, वो बादशाहों की लाइब्रेरी में जाके तालीम हासिल करते थे। हम रिपीटिंग कि 1440 जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इजाद की, और यहाँ पे प्रेस रेवोल्यूशन आया। उस प्रेस रेवोल्यूशन की वजह से वो बुक जो पहले किंग और क्वीन के पास होती थी, वो बुक कॉमन मैन की एक्सेस में आई। वो बुक जब कॉमन मैन के एक्सेस में आई, तो क्या हुआ फिर ये हुआ कि कॉमन मैन के एक्सेस आने के बाद हर बंदे ने किताब पढ़ी, ईच एंड एवरी वन। और जब हर किसी ने 2 किताबें पढ़ी तो दिमाग उनका हुआ खराब। उस दिमाग खराब होने की वजह से क्या हुआ कि एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हुई। उस एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे फास्ट शिप्स बने, नेविगेशन इम्प्रूव हुई, और समंदर का जो नॉलेज होता है ओशनोग्राफी वो इम्प्रूव हुआ, और जो नेविगेशनल टूल्स हैं कि जो समंदर में मूव करना है, वो सारे टूल्स जो हैं वो सारे अपडेट हुए। अब आपने एक छोटी सी बात सीखनी है, इस सारे पॉइंट की आपने पंच लाइन को अंडरस्टैंड करना है कि पता उनको पहले भी था कि दुनिया गोल है, लेकिन कभी किसी ने डेयर नहीं किया। अब डेयर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। सो दिस इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी is our second reason of American colonization. अब इसका एनालिसिस कैसे करोगे? इसका बैकग्राउंड लिंक किसके साथ करोगे? इसका बैकग्राउंड लिंक जो है वो आपने जोहान्स गुटेनबर्ग के प्रेस रेवोल्यूशन से इंटीग्रेट करना। उसी दौर में जब लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया तो एक एरा स्टार्ट हुआ, उस एरा को कहते हैं रेनेसांस। नशात सानी मैंने आपको पसंदीदा है रेनेसांस। जी जी, नेम ही तो लिखना है, और लिखना क्या है? रेनेसा। अब रेनेसा 2 किस्म के रेनेसा हैं, ठीक है। रेनेसा 2 किस्म के रेनेसा हुए, एक आया पॉलिटिकल रेनेसा और एक आया रिलीजियस रेनेसा। पॉलिटिकल रेनेसा और रिलीजियस रेनेसा, ठीक है। अब इनको भी समझना है आपने कि इनका क्या मतलब है। मैं आपको समझाता हूँ। पहले जमानों में क्या होता था, कि जो किंग होता था उसके पास एग्जेक्टिव पावर होती थी, उसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती थी, उसके पास जुडिशियल पावर्स होती थी। किंग जो है वो ऑल इन ऑल होता था। इसका साथ किंग का साथ देती थी चर्च। चर्च क्या करती थी? चर्च में होता था पोप, जो होता था कैथोलिक। पोप क्या करता था?
ये इनका आपस में गठजोड़ है। किंग का चर्च के साथ गठजोड़ था। गठजोड़ को इंग्लिश में कहते हैं कोलिजन। मैंने आपको एक सिंपल सी बात से ये समझा देना है कि जो चर्च थी, जो चर्च थी, पोप था, वो लोगों को डराता था, कहता था मेरी बात सुनो, ये जो बादशाह है ना, बादशाह, ये खुदा का अवतार है। इस बादशाह के पास डिवाइन राइट है। इसको खुदा की तरफ से अथॉरिटी मिली है कि ये हमें रूल कर सके। इसको खुदा की तरफ से अथॉरिटी मिली है कि ये हमें क्या कर सके, रूल कर सके। अब इस डरावे की वजह से, इस खुदा के डरावे की वजह से लोग किंग की अथॉरिटी के सामने चुप करके खड़े हो जाते थे। और ये अथॉरिटी एस्टैब्लिश कौन करवाता था? ये अथॉरिटी एस्टैब्लिश करवाती थी आपकी चर्च। चर्च लोगों को डराती थी। मैं रिपीट करता हूं, पुराने जमाने में सारी पावर कौन कंट्रोल करता था? किंग। एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियल पावर सारी किंग के पास होती थी, और किंग और चर्च मिलके परफॉर्म करते थे। चर्च लोगों को डराती थी कि किंग के पास डिवाइन राइट है, किंग खुदा का अवतार है, ठीक है, और किंग्स की अथॉरिटी एब्सोल्यूट है, और किंग की अथॉरिटी सॉवरन है, उसके सामने कोई आवाज नहीं उठा सकता, खुद मुख्तार है किंग। और डरा कौन रहा है? चर्च। अब चर्च और किंग दोनों मिलके जो है वो रूल कर रहे थे, और जो डोमेन बन रही थी, जो अंपायर बन रही थी, उस अंपायर का नाम बन रहा था रोमन कैथोलिक होली रोमन। अंपायर। इस रोमन कैथोलिक एम्पायर को झटका कब मिला? झटका कब लगा? इस रोमन कैथोलिक एम्पायर को झटका लगा जब इन गिरफ्तारी 1517। क्या हुआ 1517 में? 1517 में एक बंदा उठ के खड़ा हुआ जिसका नाम था मार्टिन लूथर। किंग। उसने किताब लिखी 95 थीसिस। उसने कहा खबरदार, हु आर द कैथोलिक, who the hell are the Catholic? We don't believe in this Catholic system. We don't believe in this supremacy. We don't believe in this supremacy. ठीक है? उन्होंने कहा कि we are not the Catholic, we are the Protestants. इना आप यहाँ से आगे ज्वाइन कर लो, जो मिस हो गया वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। We are the Protestant and we don't believe in this Catholic Church. Okay? जब चर्च टारगेट हो गई, और चर्च के साथ किंग की अथॉरिटी भी टारगेट हो गई। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, क्या चर्च उनको बर्दाश्त करेगी? कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगी। और जो लोग यहाँ पे किंग की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे होंगे, क्या किंग उनको बर्दाश्त करेगा? किंग उनको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पे असल में दो चीजें शुरू हुई। एक चीज शुरू हुई यहाँ पे आपकी रिलीजियस परसिक्यूशन, और एक चीज स्टार्ट हुई यहाँ पे पॉलिटिकल परसिक्यूशन।
जी जी ऐसे ही है, जैसे आप कह रहे हो ना वैसे ही है ना, जैसे आप कह रहे हो ना वैसे ही है। ठीक है, पॉलिटिकल परसिक्यूशन। अब मेरी बात सुनो, जब कोई बंदा कहता था कि मैं प्रोटेस्टेंट हूं, जब कोई बंदा कहता था कि मैं प्रोटेस्टेंट हूं, उसको पकड़ के मारा जाता था। और जब कोई कहता था कि मैंने किंग की अथॉरिटी को नहीं मानना, उसकी पकड़ के फेंटी लगाई जाती थी। तो इन चीजों ने लोगों को वहां पे सफोकेट किया। इन चीजों ने यूरोप में लोगों को सफोकेट किया। जब लोगों को उनके रिलीजियस राइट्स नहीं मिले, और जब लोगों को उनके पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले, तो फिर उन्होंने कहा बाहर में जाए यूरोप, फिर हमने यहाँ पे रहना क्यों है। देन दे लेफ्ट द यूरोप एंड दे सेटल्ड इनटू अमेरिका, दे सेटल्ड इनटू न्यू लैंड। और ये सारा कुछ मैं आपको रिपीट भी करता हूँ। मैंने आपको कहा हम क्या पढ़ रहे हैं कि कॉलोनाइजेशन, कि अमेरिका की कॉलोनाइजेशन कैसे हुई। अमेरिका की नई फ्राज वॉर था, अमेरिका की कॉलोनाइजेशन कैसे हुई, ये हम दोबारा से देख लेते हैं। पहले मैंने दो रीजंस पढ़ी, और मैंने कहा कि जब प्रेस रेवोल्यूशन आया, तो यहाँ पे मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखे, और मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च को टारगेट किया। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च को टारगेट किया और कहा कि हम प्रोटेस्टेंट हैं और हम कैथोलिक चर्च को नहीं मानते। और साथ में कुछ लोगों ने किंग की अथॉरिटी को टारगेट किया कि हम नहीं मानते। तो चर्च ने और किंग ने वहां पे उनका रहना मुश्किल कर दिया। वहां पे उनकी परसिक्यूशन स्टार्ट हो गई। मोहसिन अमीन वो और है, वो जो आएगा वो आएगा 1950s में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जब हम अमेरिका की सिविल राइट्स मूवमेंट पढ़ रहे होंगे तब हम वो पढ़ेंगे। अभी ब्रेक पे पाँव रखो। ये मार्टिन लूथर और है। मैं इंशाल्लाह आपको यूएस हिस्ट्री के साथ साथ पूरा आपको बैकग्राउंड बताऊंगा। नंबर क्यों नहीं आते बच्चों के? नंबर इसलिए नहीं आते क्योंकि इवेंट का ही नहीं पता होता। ये बुक है, बुक। मेरा आपसे ये वादा है कि मैं आपको हर इवेंट का पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये अराइज क्यों हुआ। तो कॉलोनाइजेशन का थर्ड पॉइंट जो है वो है रिलीजियस परसिक्यूशन, और फोर्थ पॉइंट है पॉलिटिकल परसिक्यूशन। रिलीजियस परसिक्यूशन और पॉलिटिकल परसिक्यूशन। आप परेशान ना हो, ये पॉइंट्स आपके आगे सारे रिपीट भी होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारा पॉइंट कितना होगा? जी जी, प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट ही थे, रेनेसांस का पॉइंट था। ठीक है, पॉइंट हो गए हमारे कितने? 4। द फिफ्थ पॉइंट इज राइजिंग पॉपुलेशन। इस मतलब हमारी मैथ खराब हो गई है। राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। ठीक है, राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ यूरोप में क्या हुआ था कि यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी उस टाइम। इट हैज रीच्ड अप टू 100 मिलियन। और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को खिलाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो यूरोप की एग्रीकल्चर है वो पुअर एग्रीकल्चर थी। मैंने आपको कहा है कि किसका डिस्कनेक्ट होता था उसको नोट्स मिल जाएंगे ना, वो बाद में देख लेगा वहां से। अब एक एक तो बंदे के लिए तो नहीं रिपीट किया जा सकता, आप समझे ना इस बात को। हाउ कैन 1 बी कैलकुलेटेड टू 104? ऐसा ना करें बच्चों, ये मिस हो जाएगा। वो नोट्स मिल जाएंगे आपको, इसमें से देख लीजिएगा। 100 मिलियन, 10 करोड़।
उस टाइम के हिसाब से देखो ना पकीज़ा, उस टाइम के हिसाब से देखो, ठीक है? पॉपुलेशन राइज़ कर रही है और उसके सामने जो एग्रीकल्चर है, वो बहुत पुअर है। एग्रीकल्चर इज़ पुअर, पॉपुलेशन इज़ राइज़िंग, ठीक है? जब ये हालात हुए तो लोगों ने वहाँ पे फ़ेमन्स आने लग गए। वहाँ पे फ़ेमन्स आने लगे, लोग भूख से मरने लग गए। जब लोगों ने भूख से मरना शुरू किया, तो उन्होंने कहा अगर यहाँ पे इतने बुरे हालात हैं, ऊपर से हमारी पॉलिटिकल एंड रिलीजियस परसिक्यूशन हो रही है, तो फिर हमने यहाँ पे क्यों रहना है? Then why not to live in a new land? So these also became the reasons of the American colonization. उसके बाद जो इससे भी बड़ी और इम्पोर्टेंट रीजन है, वो है यहाँ पे imperialism. अब imperialism क्या है? imperialism ये था कि empires बनती थी और empires खुद को करती थी expand. empires खुद को करती थी expand. ठीक है? एक्सपैंड करके उनको दो फायदे होते थे। एक तो फायदा होता था उनको पॉलिटिकल बेनिफिट और एक उनको फायदा होता था इकोनॉमिक बेनिफिट। जी मरियम। अच्छा, पॉलिटिकल बेनिफिट क्या था? पॉलिटिकल बेनिफिट क्या था कि जहां पे यूरोपियंस की कॉलोनीज बनी थी, जहां पे यूरोपियंस की कॉलोनीज बननी थी, वहां पे उनका पॉलिटिकल क्लाउड एस्टैब्लिश होना था। आपने सुना होगा कि ब्रिटेन की कितनी बड़ी कॉलोनी थी, वेयर सन नेवर सेट्स, जहां पे सूरज रू भी नहीं होता था। इतनी बड़ी एम्पायर थी यूके की। और इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता था? इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता था? इकोनॉमिक बेनिफिट ये होता था कि ये कॉलोनी है, ये कॉलोनी है और ये उसकी मदरलैंड है जिसकी ये कॉलोनी है। मतलब फर्ज कर लो ये यूके है और ये अमेरिका है जो इसने कॉलोनी बनाई है अपनी। अब आप खुद ही देखो कि कॉलोनी से इधर जो है वो ये लेके जाते थे रॉ मटेरियल, जिनको सिंपल टर्म में हम कहते हैं रिसोर्सेज। और रॉ मटेरियल की जो प्राइस है वो हमेशा बहुत कम होती है। और इधर से इधर ये लेके आते थे फिनिश्ड प्रोडक्ट, और फिनिश्ड प्रोडक्ट की प्राइस हमेशा ज्यादा होती है। सिंपल समझ लो कि अगर ये इधर से इधर वीट लेकर आए, गंदम सस्ती कीमत पे, उसी को प्रोसेस करके इधर से इधर क्या लेके जाते थे? फ्लावर, उसकी प्राइस ज्यादा होती थी। तो ये जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज थी इंपीरियलिज्म के बाद, ये जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज थी, इन ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ने भी एक बहुत बड़ी रीजन बनी अमेरिकन कॉलोनाइजेशन की। उसके बाद जी बचे हिना, आपने एक बात याद रखना है। मैं आपको असल में ना, आप बड़ी जल्दी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप स्लो चले मेरे साथ, आप आगे जब ना मारे। यूएस भी यूके की कॉलोनी थी। मैं अपने बच्चों को सब कुछ समझाऊंगा, जस्ट विद मेरे साथ साथ चलो, मेरे साथ साथ चलें बस, ठीक है? जी साइमा, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज भी थी। उसके बाद क्या था?
जी इंपीरियलिज्म कॉलोनाइजेशन, यस। उसके बाद क्या था यार, इंपीरियलिज्म ये था कि जहां जहां पे कॉलोनी बनी थी वहां पे क्या होना था, टाइम बताता हूँ मैं फातिमा, टाइम आगे आता है टाइम, अभी रीजन समझो बस। वहां पे क्या हुआ, जहां जहां पे कॉलोनी बनाई वहां पे उनका पॉलिटिकल क्लाउड एस्टेब्लिश हुआ। मतलब इंडिया भी यूके का, यूएस भी यूके का, अफ्रीका भी यूके का। समझ आई पॉलिटिकल क्लाउड? क्लियर हुआ? किसने पूछा था? अब्बास, बकार, क्लियर है बच्चे? उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे थे, दे वर वेरी ambitious एक्सप्लोरर्स। कुछ लोग एक्सप्लोर करना चाहते थे कि वहां पे है क्या न्यू वर्ल्ड में, देखा तो सही जाके कि वहां पे चक्कर क्या है। और उसके बाद इंटरेस्टिंग बात ये है कि दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको जानबूझ के आखिर पे रखा है। वो ये है, अब मुझे ये बताओ कि यूरोप के अंदर सारी पॉलिटिकल पावर, सारी प्रॉपर्टी और सारे रिसोर्सेज किसके पास होते थे? दो लोगों के पास सिर्फ। किस किस के पास? एक किंग के पास और एक पोप के पास। और कॉमन मैन को क्या मिलता था? कॉमन मैन को क्या मिलता था? कॉमन मैन को मिलता था ठींगा। जब ये न्यू वर्ल्ड एक्सप्लोर हुई, तो उनको लगा कि उस न्यू वर्ल्ड में जो कुछ होगा वो हमारा हो। बशीर को लगा कि न्यू वर्ल्ड में मेरी अपनी प्रॉपर्टी होगी। नजीर को लगा कि न्यू वर्ल्ड में मेरी अपनी दुकान होगी। तो ये जो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप है कि वहां पे मेरी चीजें होंगी, इस कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ने लोगों को यूरोप से खींचा और जाके न्यू वर्ल्ड में सेटल किया। और ये आपको सारी बातें इस एक बात से क्लियर हो जाएंगी कि मेरे पुत्री, मैं यूएस हिस्ट्री ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं इस तरह पढ़ाता हूँ कि आप जो भी इवेंट होता है आप पहले देखें कि वो इवेंट क्यों हुआ, आप फिर देखें कि उस इम्पैक्ट को कौन कौन से इवेंट्स लेकर चले, और उसके बाद लिखें कि आप उसके इम्पैक्ट क्या हुए। आप पेपर में जब कॉलोनाइजेशन लिखेंगे उसकी मेन हेडिंग बनाएंगे, मैं आखिरी क्लास में आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक भी सिखाऊंगा। तो जब आप ऐसे लिखेंगे ना कि वाई कॉलोनाइजेशन, ठीक है, और उसके नीचे आप यहाँ पे 10 छोटी हेडिंग्स लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे ना हाउ कॉलोनाइजेशन, और फिर 10 छोटी हेडिंग्स लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे ना इम्पैक्ट्स, तो फिर वो आपको 17 नंबर देगा। और अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ वाई पढ़ाया है कि वाई देयर वाज अमेरिकन कॉलोनाइजेशन। अभी मुझे जस्ट बताओ कि मजा आया कि नहीं आया? लेवल हो गया? मेरे तो डाडो मजो आयो। हैं? डाडो मजो आयो। अब हम आते हैं अगली बात की तरफ। चलो ठीक है, शाबाश। अब नो कमेंट्स, जस्ट होल्ड। अब हम ना पहले ये करते हैं, थोड़ा सा ये करते हैं कि हाउ को तो ये बताता हूँ ना अक्सर, फिर वही बात है, ब्रेक पे पाँव रखो ना, मैं बताता हूँ ना बच्चे। पहले हाउ को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि अगर मैं इस्लामाबाद में जाता हूँ
और इस्लामाबाद में मैं एक प्लॉट लेता हूँ, ले लिया उस भाई। प्लॉट को मैं सीडीए के साथ, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करवाता हूँ। उसके बाद उस प्लॉट के ऊपर मेरी क्या बन जाएगी, मेरी कायम हो जाएगी सॉवरेनिटी। उस प्लॉट के ऊपर मेरी सॉवरेनिटी हो जाएगी और वहां पे स्टेट भी वारंट के बगैर अंदर नहीं जा सकेगी। इसी तरह 1648 के बाद, ये मैं आपको आईआर में पढ़ाऊंगा, नेशन स्टेट सिस्टम डेवलप हुआ। उस नेशन स्टेट सिस्टम के बाद, नेशन स्टेट सिस्टम के डेवलप होने के बाद यहाँ पे प्रॉपर स्टेट्स बनी और हर स्टेट की कहा गया कि अपनी सॉवरेनिटी है और कोई भी दूसरी स्टेट के अंदर एंटर नहीं हो सकता। कोई कंट्री दूसरी स्टेट के अंदर एंटर नहीं हो सकता। यूएन चार्टर आर्टिकल 2 पैरा 4, नो कंट्री कैन हर्ट द सोवरेनिटी ऑफ अदर कंट्री। आपकी सोवरेनिटी को कोई भी नहीं छेड़ सकता। ओके, अब इस बात को ज़हन में रख के, इस बात को ज़हन में रख के मुझे ये बताओ कि ये तो हमने कह दिया कि जनाब कोई कंट्री दूसरे कंट्री की सोवरेनिटी को हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन भाईजान जब ये मैंने नेशन स्टेट सिस्टम बताया नहीं है, बस नाम बताया उसका। जब ये इतना बड़ा कॉन्टिनेंट डेवलप हुआ, जब ये इतना बड़ा कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ, तो इस कॉन्टिनेंट के ऊपर किसकी फिर सोवरेनिटी एस्टैब्लिश होगी? तो इसके बारे में इंटरनेशनल लॉ ये कहता है, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जो कंट्री वहां पे नेविगेटर के, जो बंदा वहां पे या एक्सप्लोरर के विजिट को स्पॉन्सर करेगा, वो कंट्री वहां पे सॉवरेनिटी क्लेम करेगा। ये बात आपको सिर्फ एक बात से समझ आ जाएगी कि आपने क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम सुना है? सुना ही होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस इटली से था। मैं रिपीट कर देता हूँ, आई लॉ के मुताबिक सॉवरेनिटी उस कंट्री की एस्टैब्लिश होगी, आई लॉ के मुताबिक सॉवरेनिटी उस कंट्री की एस्टैब्लिश होगी जो कंट्री किसी नेविगेटर या एक्सप्लोरर के विजिट को स्पॉन्सर करेगा। इसकी एग्जांपल आपको बताता हूं ना, फिर ही आपको क्लियर होगा। जी जी, अगर आपने आई लॉ आपका ऑप्शनल है, तो आई लॉ जितना भी डेवलप हुआ है वो दो चीजों की बेस पे डेवलप हुआ है, एक है कस्टम और एक है यूजेज। तो आई लॉ तो नहीं था, लेकिन ये कस्टम थे, ये कस्टम अवेलेबल थे। ठीक है जनाब। मुहीद क्लियर बच्चे? मुहीद जो पूछा गया ना, बस वो फौरन जवाब दे दी कर, ताकि फिर तसल्ली हो जाती है। मुहीद लगता है सो गया। क्रिस्टोफर कोलंबस की नेशनैलिटी क्या थी? इटली से था। और पता है इसको स्पॉन्सर किसने किया? स्पॉन्सर इसको स्पेन ने किया। अब मुझे ये बताओ कि क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पे आके जो इसने मैक्सिको का और कुछ यूएस का पार्ट कॉलोनाइज किया,
वहां पे सोवरेनिटी इटली की होगी या स्पेन की होगी? स्पेन की। स्पेन की होगी। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा बस ये देखते हैं, थोड़ा सा बस हम ये देखते हैं कि किस कंट्री ने, वेरी गुड, किस कंट्री ने कितना कितना कॉलोनाइज किया। अब हम थोड़ा सा बस ये देखते हैं कि किस कंट्री ने कितना कितना कॉलोनाइज किया। लेकिन बेटा, कॉलोनाइजेशन में आपने एक बात याद रखनी है, कॉलोनाइजेशन में आपने एक बात याद रखनी है, वो बात ये है कि कॉलोनाइजेशन सिर्फ यूएसए की नहीं हुई। कॉलोनाइजेशन सिर्फ यूएसए की नहीं हुई। कॉलोनाइजेशन किसकी हुई है भला? कॉन्टिनेंट की। पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, क्योंकि पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ है, सिर्फ यूएस से डिस्कवर नहीं हुआ था, पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ। तो अभी पढ़ना है तो आ जाए। नहीं करत किरत, पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ था, दोनों नॉर्थ अमेरिका भी और साउथ अमेरिका भी। और उस टाइम तो इसको अमेरिका कहते भी नहीं थे। इसको अमेरिका क्यों कहते हैं, मैं अपने बेटों को ये भी बताऊंगा। बस आपने धीमे धीमे रहना है, हौसला रखना है बस। चलो, क्लास में जगह मिल रही है ना सबको बैठने की? सीटें खाली है ना? रश तो नहीं ना हो रहा? चलो गुड। वक्फे वक्फे से बैठना, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है प्लीज, सोशल डिस्टेंस के साथ बैठना है, करीब करीब नहीं बैठना, ठीक है? ये ना हो कोरोना हो जाए। ओके, अब बस एक कंसेप्ट समझो, एक कंसेप्ट समझो, उसके बाद फिर हम मजाक करते हैं। एक कंसेप्ट समझो, यहाँ पे तीन पार्स ने, यहाँ पे तीन, मैं बताता हूँ बच्चे, बताता हूँ, यहाँ पे तीन पार्स ने स्पॉन्सर, यहाँ पे तीन पार्स ने कॉलोनाइज किया न्यू वर्ल्ड को। जो मेजर हैं वो स्पेन ने कॉलोनाइज किया, पोर्चुगल ने कॉलोनाइज किया, फ्रांस ने कॉलोनाइज किया, और यहाँ पे यूके ने कॉलोनाइज किया। इन कंट्रीज ने यहाँ पे कॉलोनाइज किया न्यू वर्ल्ड को, ठीक है? अब आपको छोटी छोटी बातों से मैंने ये बात समझा देनी है। देयर आर फोर: स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस एंड यूके। बस लोगों को यही लगता है ना, मैं अपने बच्चों को पूरी बात बताऊंगा, आधी बात नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको ब्रिटिश नहीं बताऊंगा, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। मैं ये जो है हाउ वाली बात कि कैसे कैसे किया, ये बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। पहले ये फोकस करो कि किसने कितना कितना पार्ट कॉलोनाइज किया, पहले इस पे आओ। पहले ये तो समझ लो कि कितना कितना पार्ट कॉलोनाइज किया, फिर आते हैं कि कैसे कैसे कॉलोनाइज किया। मुझे मेरे हिसाब से चलने दोगे तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। पहले हम देखते हैं कि कितना कितना पार्ट कॉलोनाइज किया। तो अब आपने ये देखना है कि ये यहाँ पे यूएस का है फ्लोरिडा, यूएस का है फ्लोरिडा, एक स्टेट है यूएस की, और नीचे है मैक्सिको, और इधर भी कुछ पार्ट। तो ये वाला पोर्शन, 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 ये कॉलोनाइज किया स्पेन ने। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ साउथ अमेरिका, मेजॉरिटी ऑफ साउथ अमेरिका ये कॉलोनाइज किया पोर्चुगल ने। मैं रिपीट करूंगा बाद में, होल्ड ऑन। पोर्चुगल ने।
उसके अलावा कनाडा का ज्यादा पार्ट और कुछ पार्ट इधर यूएस का, इस पार्ट को छोड़ के कनाडा का ज्यादा पार्ट और कुछ पार्ट यूएस का, ये कॉलोनाइज किया फ्रांस ने। और ये छोटू सा पार्ट आपको मिल रहा है, ये वाला एंड पे, ये इधर, ये वाला जो है, ये कॉलोनाइज किया यूके ने। मैं रिपीट करता हूं, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का मैप है। मैं आपकी जान इस तरह छुड़वा देता हूं, कि साउथ अमेरिका को मेजोरिटी किसने कॉलोनाइज किया? पोर्चुगल ने। ना हमारा पोर्चुगल से कुछ लेना देना है और ना ही हमारा साउथ अमेरिका से कुछ लेना देना है। हमारा कंसर्न है नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में ये है हमारा प्यारा यूएस। यूएस का मैं कह रहा हूं कि ये फ्लोरिडा और नीचे मैक्सिको और कुछ पार्ट इधर, ये कॉलोनाइज किया स्पेन ने। मेजोरिटी ऑफ कनाडा और कुछ पार्ट नीचे यूएस का, इस पार्ट को छोड़ के ये वाला सारा पार्ट, ये कॉलोनाइज किया फ्रांस ने। और ये वाला पार्ट, ये कॉलोनाइज किया यूके ने। बिलीव यू मी, तुम नॉर्थ अमेरिका को भी भूल जाओ, हमने मुद्दे पे आना है। और आई एम वेरी वेरी एंड वेरी मच श्योर कि तुम्हें ये पता चल गया होगा कि यूएस के अंदर कितना पार्ट किस किस ने कॉलोनाइज किया। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं अमेरिका को, तो मुझे बस तुमने ये बता देना है कि यहाँ पे ये वाला पार्ट किसने कॉलोनाइज किया? ये वाला बताओ। यूके ने। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। ये वाला पार्ट नीचे वाला, फ्लोरिडा वाला, ये किसने किया? स्पेन ने। यहाँ भी और कुछ पार्ट यहाँ भी। और दरमियान वाला सारा पार्ट किसने कॉलोनाइज किया? फ्रांस ने। चलो आपने परेशान नहीं होना, मेरे पास अपने बच्चों के लिए एक और सोल्यूशन भी है। आई हैव अनदर सोल्यूशन। क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए 3 लैपटॉप्स खोले हुए हैं। चेक किया आपने मेरी कमिटमेंट? जो मेरे आप फेसबुक पे रिव्यूज देखते हो ना, इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। हाँ, एक बात आपको मैं बताना भूल गया, वो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूके और फ्रांस के दरमियान कुछ एरियाज पे लड़ाई भी थी। यूके कहता था कि ये मेरे हैं और फ्रांस कहता था ये मेरे हैं। आपको पता है कुत्ते और बिल्ली की में से लड़ाई क्यों होती है? हड्डी पे। अब हड्डी क्या है? हड्डी उनका सेम फूड है। तो जब भी आपकी फूड सेम होती है, तो जब आपको सेम चीजें चाहिए होती हैं, तब आपके दरमियान डेवलप होता है कंपटीशन। जब आपके इंटरेस्ट सेम होते हैं, तब आपको होता है कंपटीशन। और जब भी आपका कंपटीशन होता है, तब आपकी होती है वॉर। अब मुझे ये बताओ, यूके और फ्रांस के दरमियान हड्डी क्या है? एरियाज। इनके दरमियान क्या होगा? कंपटीशन होगा। और कंपटीशन किसकी तरफ लेके जाएगा? इनको वॉर की तरफ लेके जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो, नॉर्थ अमेरिका का ये मैप है, नजर आ रहा है? पहले हम नीचे वाला क्लियर कर लो। ये फ्लोरिडा, ये सारा मैक्सिको। यहाँ पे कौन है? देख लो, फ्लोरिडा, मैक्सिको कौन है?
स्पेन। उसके बाद ये वाला पार्ट देख लो सारा, यहाँ पे कौन है? इधर वाला जो हमने छोटा सा बनाया था, ब्रिटेन। यूएस आपका सिर्फ ये है, यूएस आपका सिर्फ ये है, इतना यूएस है। और यहाँ पे सिर्फ क्या है सारा? ये लुइजियाना। अब लुई किंग, लुई किसके होते थे? लुई किंग किसके होते थे? लुई किंग किसके होते थे? तो यू गॉट क्लियर? ये चौकस हो गया कि किस किसने कितनी कितनी कॉलोनाइजेशन की, ये बात क्लियर है? एनी क्वेश्चन ऑन इट? वो जो टाइम हो गया 10:43, ठीक है, और आपने 11 बजे तक ब्रेक लेनी है, तो शार्प एट 11 हम इसको स्टार्ट, ठीक है। और अब तुम मुझसे कोई गपशप लगानी है तो तुम लगा सकते हो, जो बाकी लोग हैं वो ब्रेक कर सकते हैं। यू कैन हैव एंजॉय। कैंटीन जो है